नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 यानी कि मैथमेटिक्स सेकंड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये हमारा यूनिट 5B जो है वेक्टर अलजेब्रा का, उसका तीसरा वीडियो है। पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में समझाया था। सवाल अच्छी जगह रहे थे। एक आपको मैंने होम असाइनमेंट के लिए एक्सरसाइज भी डाली थी विद आंसर। आज ये वीडियो नंबर 3, इसमें हम समझेंगे पूरी थ्योरी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि दो वेक्टर के बीच में ए और बी के बीच में क्रॉस का सिंबल लगाया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर आता है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती थी। उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते थे? क्योंकि ए और बी के बीच में डॉट लगता था। यहाँ ए और बी के बीच में क्रॉस लगता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। उसका रिजल्ट आता है वेक्टर, इसलिए कहेंगे इसको वेक्टर प्रोडक्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ओ ए वेक्टर जो है इसको मैंने ए कहा है और ओ बी वेक्टर है इसको मैंने बी कहा है। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अगर हम ये ओ ए लाइन है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं यूं थीटा एंगल पे, तो ये बीटा, तो ये बी वेक्टर आएगा। अच्छा, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। जैसे ये कागज है ना, इस प्लेन में, उस प्लेन में दोनों वेक्टर्स हैं। और ये एक मैंने एक लाइन खींची है जो दरअसल इस कागज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं ये पेन देखिएगा आप, ये पेन आप देख रहे हैं ना, ये पेन मैंने रखा है टेबल के ऊपर। ये जो प्लेन की, ये जो इस पेन की डायरेक्शन है वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। यानी ए क्रॉस बी की जो दिशा होगी वो इस कागज का जो समतल है उसके लंबवत होगी। इसको मैंने यहाँ इस प्रकार से शो किया है। ये इस प्रकार से, ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये वही डायरेक्शन जो मैंने आपको दिखाई थी पेन वाली, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ए क्रॉस बी का जो मान होता है, परिभाषा याद रखें, वेक्टर ए का मॉडुलस गुणा वेक्टर बी का मॉडुलस गुणा साइन थीटा और एन कैप। ये अगर एन कैप नहीं होता फिर तो स्केलर बन जाता। ये दोनों मॉडुलस है, ये साइन थीटा, लेकिन साथ में एन कैप लिखा हुआ है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। किस दिशा में? ये जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है ना उसके नॉर्मल, यानी ये दिशा जो अभी मैंने आपको बताया था ना, पेन खड़ा करके इस समतल के लंबवत, वो। तो जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं उसके परपेंडिकुलर जो है दिशा, उसमें जो इकाई सदिश है उसको हम कहते हैं एन कैप, जब हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं मान लीजिए बी क्रॉस ए करूं तो बी क्रॉस ए अपन ऐसे चलेंगे यूं। उस केस में क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर अभी ऊपर जाता ना, वो नीचे चला जाएगा। जैसे हम स्क्रू ड्राइवर से इसको कसते हैं, ये देखिए, ये मान लो पेन है ना, ये मेरा पेचकस है और इसको मैं देखो यूं यूं ऐसे कस रहा हूं यूं, इस प्रकार से, दिख रहा है आपको? तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो यही नीचे हो जाएगा और फिर हम इसको यूं घुमाएंगे, तो जब मैं इस पेज को यूं घुमाऊंगा इस प्रकार से यूं, तो ये नीचे की हो जाएगा। हम बाद में कुछ पेजेस के बाद देखेंगे कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। डॉट में तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, क्योंकि लाइन 180 डिग्री घूम जाती है। जहां ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये थी, वहीं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ये होगी, एकदम 180 डिग्री पर। ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ए क्रॉस बी की वैल्यू समझिएगा। ए का मॉडुलस यानी वेक्टर ए का मॉडुलस गुणा वेक्टर बी का मॉडुलस गुणा साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? जिस समतल में ए और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन
विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हम अगर इसका मापांक निकालें, यानी कि मॉडुलस निकालें, इस वेक्टर ए क्रॉस बी का निकालें मॉडुलस, तो दो वर्टिकल लाइन बना दी। यहाँ भी हम दो वर्टिकल लाइन बना देंगे, देखिए बना दी मैं दो वर्टिकल लाइन। अब एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की कि जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं, एक है ए दूसरी है बी, इसका मॉडुलस निकालो। तो आप ऐसे कर सकते हैं ए का मॉडुलस गुणा बी का मॉडुलस, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है इस तरह से। इसका मतलब हम ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, ये ना ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा, और ये जो है एन कैप का मॉडुलस ले लेंगे। दरअसल ये कांस्टेंट है, ये आप जो देख रहे हैं ना, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अपन मॉडुलस से बाहर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता 2a है, इसका मॉडुलस चाहिए मेरे को, तो दो को बाहर ले सकता हूँ और ए का मॉडुलस ऐसे भी कह सकता हूँ। या अब ये वाला रूल लगा दूं तो हम कहेंगे इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय इसका मॉडुलस, और कांस्टेंट का मॉडुलस तो कांस्टेंट ही होता है, ये यही आ जाएगा। और एन कैप है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होता है हमेशा एक, एक आ गया। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा, ये आपके फॉर्मूला हो गया। याद रखें, ये सब हम जितने भी लिख रहे हैं ना फॉर्मूले, वो सब बहुत काम आने वाला है क्वेश्चंस करने में। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो इधर आ जाएगा ये ए क्रॉस बी का मॉडुलस अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ये देखो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। अब हम इस फॉर्मूले 1 और फॉर्मूले 2 को कंबाइन करें, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस इनटू एन कैप। देखिएगा ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी एक नहीं है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एक नहीं है, और आप देखिएगा ए का मॉडुलस ये रहा यहाँ पे, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा जो है वो ए क्रॉस बी के मॉडुलस के बराबर एक नहीं है। तो मैं ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा की जगह ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मॉडुलस गुणा एन कैप। अब अगर मैं एन कैप निकालूं तो ये ए क्रॉस बी के मॉडुलस का भाग लगा देंगे, तो एन कैप का फॉर्मूला क्या बन गया, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। वैसे भी आपको पता ही है कि भाई किसी भी दिशा में आपको इकाई सदिश निकालना है ए कैप, तो हमेशा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस होता ही है, होता ही नहीं होता है, बिल्कुल होता है, हम पहले सीख चुके हैं इस चीज को। तो अगर हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है एन कैप, तो ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के मॉडुलस का भाग लगा देंगे, जैसे हमने ए वेक्टर में ए वेक्टर के मॉडुलस का भाग लगा दिया था ए कैप निकालने के लिए। ये फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। आप अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी कॉपी में इन सबको नोट कीजिएगा सीरियल वाइज। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं इस वीडियो की, जैसे ये आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं आई क्रॉस आई करूं तो जो डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की वो क्या कहती है, आई का मॉडुलस फिर आई का मॉडुलस साइन 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप तो एक ही वेक्टर हुआ ना, सेम वेक्टर, और सेम वेक्टर के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होता है, साइन 0 डिग्री, और एन कैप बराबर 0 वेक्टर। यहाँ ध्यान देना, ये 0 वेक्टर है, केवल 0 नहीं लिखना है, यहाँ पे 0 वेक्टर लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ जाएगी आखिर में। तो जैसे आई कैप की वैल्यू, आई कैप की मॉडुलस वैल्यू 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, लेकिन साइन 0 0 होता है, जो 0 आ जाए तो 0 वेक्टर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जे क्रॉस जे भी 0 वेक्टर होगा, के क्रॉस के भी 0 वेक्टर होगा। हम कह सकते हैं कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ऑल आर इक्वल टू 0 वेक्टर। ध्यान देना, 0 वेक्टर लिखना है, सिंपली 0 मत लिख देना, अगर सिंपल 0 लिख दिया गलत हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी स्केलर नहीं होता, ये वेक्टर होता है। अगर क्वांटिटी उसका आंसर 0 भी आता है तो 0 वेक्टर होगा।
अभी मैंने आई क्रॉस आई निकाला था ना, अब मैं आई क्रॉस जे निकाल रहा हूँ, आई क्रॉस जे। देखिए आई तो होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे होता है अलोंग वाई एक्सिस। आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे? आई कैप का मॉडुलस गुणा जे कैप का मॉडुलस, और आई और जे यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, साइन 90। और अब सुनिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस प्लेन में होते हैं उनके नॉर्मल जो प्लेन होगा, उस प्लेन के जो लंबवत होगा उसमें जेड एक्सिस आती है, क्योंकि तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस आएगी, और जेड एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर के कैप होता है। हम जो एन कैप कहा करते थे ना फॉर्मूले में, हमने आपको बताया था ना एन कैप, यहाँ पे इस बार जब हम आई क्रॉस जे निकालेंगे, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो के कैप आ जाएगा, क्योंकि आई और जे जिस प्लेन में होते हैं उसके नॉर्मल होता है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो आई क्रॉस जे हो गया। नाउ आई का मॉडुलस मतलब आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का मॉडुलस 1, साइन 90 1, और ये हो गया के कैप। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय के कैप, सो इट इज के कैप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, या आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। अब जैसे मैं अगर आपको कहूँ ये साइक्लिक ऑर्डर देख रहे हैं अभी, आई के बाद जे के बाद के बाद फिर आई जे के, ये एक साइकिल बन गई, पूरी चेन बन गई। तो आई जे होगा तो के आ जाएगा, आई जे होगा तो के आ जाएगा, जे के होगा तो आई आ जाएगा, और के आई होगा तो जे आ जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर। क्योंकि आई और जे परस्पर परपेंडिकुलर है, जे और के भी नॉर्मल एक दूसरे के, और के और आई भी एक दूसरे के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर है। आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे। ये छठा नंबर फॉर्मूला हो गया, उसको 5 नंबर मान लो आपको वाला। आगे देखिएगा, तीसरी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ए क्रॉस भी समझाया था, यहाँ मैं बी क्रॉस ए कह रहा हूँ। बी क्रॉस ए का मतलब बी का ए से क्रॉस प्रोडक्ट, ये बी और ये ए ऐसे रही इस प्रकार से। तो जैसे ए क्रॉस बी थी ना, अब ए क्रॉस बी में क्या हो रहा था, हम याद करो यूं जा रहे थे, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वो था एन कैप। इस बार चूंकि आपने दिशा बदल दी है, आपका जो ये स्क्रू ड्राइवर था ना, ये पेच, ये जो पेच आई वाला, ये पहले यूं चल रहा था ऊपर, और अब यही आपका यूं चल रहा है, ऐसे ऐसे यूं, ये नीचे जा रहा है। तो 180 डिग्री घूम गया। तो अगर ये वेक्टर एन कैप है, ये वेक्टर नीचे की तरफ माइनस एन कैप होगा। अब बताइए बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, बी का मॉडुलस ए का मॉडुलस साइन थीटा, एंगल तो वही है। अब जिस प्लेन में बी और ए वेक्टर हैं उसके नॉर्मल, लेकिन जो पहले था ना उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वो होगा माइनस एन कैप, तो हमने माइनस एन कैप लिख दिया। अब माइनस को बाहर ले लिया, और बी का मॉडुलस ए का मॉडुलस को तो मैं ए का मॉडुलस गुना बी का मॉडुलस भी कह सकता हूँ, माइनस बाहर आ गया, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। और ये जो होता है आप जानते हैं ए क्रॉस बी होता है, अच्छे से पता है कि हम पढ़ चुके हैं इसको। ए क्रॉस बी जो होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप होता है। यहाँ वो चीज आ गई, हमने ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप को मैंने ए क्रॉस बी कह दिया, बार माइनस लगा दिया। क्या फॉर्मूला हो गया, बी क्रॉस ए बराबर माइनस ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे आपको पता है ना कि मैंने आई क्रॉस जे को के कहा था, अगर मैं इनका ऑर्डर बदल दूं, आई क्रॉस जे की जगह मैं जे क्रॉस आई करूं तो माइनस के हो जाएगा। ये देखिए जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। यहाँ देखिएगा जे क्रॉस के इक्वल टू आई था, तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। यहाँ के क्रॉस आई जे था, तो आई क्रॉस के
माइनस जे हो जाएगा। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस बदलते हैं, यानी कि वो करते हैं, क्रम विनिमय करते हैं, उस केस में माइनस आना जाता है। अब चौथा पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। कई बार आपको सिंपल सा वेक्टर दे देते हैं दो, ए और बी। जैसे मैंने कहा ना, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, और वेक्टर बी जो है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और आपसे कहते हैं ए क्रॉस बी निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल सा फॉर्मूला समझ लीजिएगा। ये मैंने फॉर्मूला प्रूव किया बाद में, इसको प्रूव किया मैंने, लेकिन प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो मेरा आदत है पढ़ाने की, बेसिक से पढ़ाने का। लेकिन ये कोई प्रूव करने को कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आपको याद होना चाहिए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आपको ए क्रॉस बी निकालना है, आपको वेक्टर ए आई जे के फॉर्म में मिला हुआ है, और वेक्टर बी भी आई जे के फॉर्म में मिला हुआ है। यहाँ आई जे के की जो कोएफिशिएंट है वो A1 A2 A3 है, और यहाँ पे B1 B2 B3 वेक्टर बी के अंदर। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप। इट इज ए डिटर्मिनेंट, एक सारणी है, जिसकी पहली रो में तो है एलिमेंट 3 आई जे के, यानी आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी रो जो होगी उसमें ये जो वेक्टर ए है ना, जो पहले आ रहा है, उसके जो कोएफिशिएंट्स A1 A2 A3, और तीसरी रो में जो बाद में आ रहा है बी वेक्टर, उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं B1 B2 B3, बस। और डिटरमिनेंट को सोल्व करना आपको आता है, इसका आंसर आई जे के आ जाएगा, और जो कि वेक्टर होता है, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, या बल्कि यूं कहें कि बड़े क्वेश्चंस करने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा बाद में, हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे। इसको मैंने प्रूव कर दिया। वैसे मैं संक्षेप में बता दूं आपको, इसको प्रूव करने में वही चीजें काम आएगी, आई क्रॉस जे इजिकल टू के, जे क्रॉस आई इजिकल टू माइनस के, इस प्रकार की बातें काम आएंगी। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन गुणधर्म। देखिएगा, ए क्रॉस बी का मतलब हमने ये जो माने ना, A1i प्लस A2j प्लस A3 के, बी में B1i प्लस B2j प्लस B3 क्यों लिख दिया हमने, ये ए और ए बी लिख दिया। अब कैसे करते गुणा, पहले A1i कैप लिया, क्रॉस ये पूरा लिख दिया, फिर प्लस A2j लिया, क्रॉस ये वापस ही पूरा लिख दिया, फिर प्लस A3k लिया, क्रॉस ये पूरा लिख दिया। ये तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और एक क्रॉस बी इक्वल टू, अब देखिए हम A1 आई क्रॉस B1 आई, तो ये A1 B1 तो कांस्टेंट है, और आई क्रॉस आई आप जानते हैं जीरो होता है, ये हम पहले सीख चुके हैं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होता है। ये A1 B1 आई क्रॉस आई नहीं आएगा, मैंने छोड़ दिया इसको। लेकिन हाँ, ये तो आएगा ना, A1 B2 आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे क्या होता है, के। ये देखिए A1 B2 आई क्रॉस जे, एक बार मैंने आई क्रॉस जे लिख दिया है, के तो बाद में लिखेंगे। फिर ये A1 B3 आई क्रॉस के, फिर इसको लेंगे तो A2 B1 जे क्रॉस आई प्लस A2 B2 जे क्रॉस जे, नहीं लिखना है क्योंकि जीरो होता है, फिर प्लस A2 B3 जे क्रॉस के। अब यहाँ लेंगे A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे, और वो A3 B3 के क्रॉस के आएगा नहीं क्योंकि जीरो होता है। अब हमने, अच्छा ये मैंने लिख दिया कि जैसे यहाँ पे आई क्रॉस आई आएगा, यहाँ पे जे क्रॉस जे भी आएगा, यहाँ पे के क्रॉस के भी आएगा, वो क्वांटिटी मैंने ली नहीं है क्योंकि ये जीरो वेक्टर्स होती हैं, लिख दिया मैंने चीज को। अब देखिए, जहां आई क्रॉस जे आ गया वहां मैंने के लिख दिया, जहां आई क्रॉस के आ गया वहां मैंने माइनस जे लिख दिया। देखो यहाँ सब जगह प्लस है, आपको यहाँ माइनस मिल जाएगा। ये सब मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी थी, आ गया आपके सामने, और रीजन लिख दिया मैंने, आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। ये आई क्रॉस जे माइनस जे है, और जे क्रॉस आई माइनस के, और जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे, और के क्रॉस जे माइनस आई। ये हम पहले सीख चुके हैं इसके पिछले वाले पॉइंट में।
अब देखिए, अगर हम इस डिटरमिनेंट को खोल लें फर्स्ट रो से, तो आपको पता है खोलना आता है, आई लेंगे ना ये और ये भूल जाएंगे, तो आई मल्टीप्लाई बाई A2B3 माइनस B2A3। तो हमने आई को साथ रखते हुए देखिए, आई के टर्म्स ये रही यहाँ पे, एक तो ये रही आई और एक ये रहा आई। अगर आई कॉमन ले लो आई कैप को, तो A2B3 माइनस A3B2, A2B3। इसी तरह से अच्छा, हम इसको खोलेंगे तो शुरुआत इससे करेंगे ना, आई कैप से, फिर माइनस जे कैप और प्लस के कैप, पता ना प्लस माइनस प्लस कोई चीज, वो मैंने इस सब को मैंने इस प्रकार से शो कर दिया। और ये जो वैल्यू वही है जो कि इसकी होती है, हमने प्रूव कर दिया कि आई ए क्रॉस बी जो होता है वो ये होता है। और सिंपल है, आपको केवल इसको याद रखना है। पांचवा पॉइंट, इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके अच्छे खासे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की ज्यामितीय व्याख्या। जैसे अपन को डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी की जो ज्यामितीय व्याख्या हमने क्या की थी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी किया था ना, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इस प्रकार से इसमें भी ज्यामितीय व्याख्या है क्रॉस प्रोडक्ट की। क्या है, अभी आपको सिखाता हूँ। फाइनल रिजल्ट ये है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। मैं आपको सिखा दूं, जैसे ये एक प्रूव बाद में करूंगा, पहले सीख लो इस चीज को। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ओ ए सी बी, ये इट इज ए पैरेललोग्राम। दिख रहा है आपको, ये ओ ए सी बी समांतर चतुर्भुज है। इसके दो आसन्न भुजाएं हैं। आसन का मतलब एडजेसेंट, जैसे जो वो दो भुजाएं जो एक पॉइंट में मिलती है उनको आसन्न कहते हैं। जैसे ये ओ ए और ओ बी दोनों ओ पर मिलते हैं, तो ये आसन्न भुजाएं हो गई। अगर ये भुजा, ये आर्म या ये साइड वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती है और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करती है, तो आप अगर इस पैरेललोग्राम का, यानी इस समांतर चतुर्भुज का, ये वाला पूरा ये जो है ना इसका समांतर चतुर्भुज, ये इसका एरिया निकालना चाहें, कैसे निकालेंगे? ये जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, जो इस समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए गए हैं, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस। बस ये ध्यान रखिए, यानी एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप होता है, बिल्कुल होता है। अगर मॉडुलस लूं तो ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मॉडुलस 1 होता है। इट मींस ए क्रॉस बी का मॉडुलस। अब ए वेक्टर का मॉडुलस का मतलब ओ ए। अब जैसे देखिएगा, मैंने ओ ए वेक्टर को ए वेक्टर कहा था, या मैंने केवल ओ ए लिखा है, यानी ओ से ए की लंबाई, इसका मतलब इस वेक्टर का मॉडुलस। तो मैं ओ ए को वेक्टर ए का मॉडुलस कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर ओ ए। इसी तरह वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर ओ बी और साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा और 2 से भाग, 2 बार ले लिया, अंदर भी 1/2 ओ ए ओ बी साइन थीटा कर दिया। अब मैंने ओ ए अलग लिखा और ओ बी साइन थीटा अलग लिखा। अब देखिएगा, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसका ये बेस है, मैंने 20 से डाला इस पे परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बी एम लंब, यानी कि परपेंडिकुलर बी एम अपॉन ओ बी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ओ एम बी की लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। ये एंगल थीटा ही है, साइन थीटा। इसका मतलब ये जो बी एम है, बी एम, इसको मैं ओ बी साइन थीटा कह सकता हूँ, ओ बी साइन थीटा कह सकता हूँ। यहाँ देखिएगा, जो ओ बी साइन थीटा था ना, ओ बी साइन थीटा, इसको मैंने बी एम कह दिया। लिख रहा है आपको बी एम लिखा हुआ यहाँ पे, बी एम। मैंने ओ बी साइन थीटा को बी एम कह दिया, तो क्या हो गया, 2 इंटू हाफ ओ ए इंटू बी एम, दैट इज ए क्रॉस बी का मॉडुलस इक्वल टू 2 टाइम्स
और हाफ ओ ए इंटू ओ एम। अब ये ट्राइंगल देखिए वाला ओ ए बी, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ओ ए इंटू बी एम जो हो गया वो ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हो गया। और ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसमें ए बी जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। और आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसके दो इक्वल एरिया में बांटता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ओ ए बी का जो एरिया है, ये जो ओ ए बी का एरिया उसका जो दुगना हो रहा है यहाँ पे, तो बन जाएगा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। यानी 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना बन जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यानी कि देखो ये सिंबल है ना, दो लाइन के जो पैरेलल, और जीएम लिख दो, ये सिंबल है समांतर चतुर्भुज को लिखने का, पैरेललोग्राम। यानी कि समांतर चतुर्भुज ओएसीबी का क्षेत्रफल। हम फाइनली क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी का मॉडुलस बराबर एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम whose adjacent sides are adjacent, जे ए आएगा, जे यू नहीं आएगा, whose adjacent sides are a vector and b vector। आसन्न भुजाओं ए और बी वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे मान लो इस ट्राइंगल एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी, तो ए क्रॉस बी का जो आधा कर देंगे, ए क्रॉस बी के मॉडुलस का आधा कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा हो गया। अब अंतिम छोटे छोटे 2 पॉइंट और बचे। देखिएगा, कभी कभी आपको किसी ट्राइंगल एबीसी के जो वर्टेक्स हैं ए बी और सी कैपिटल, उनके पोजीशन वेक्टर दे दिए होते हैं। जैसे इस शीर्ष कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का वेक्टर बी है, सी का वेक्टर सी। ध्यान देना, ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है। अगर किसी ट्राइंगल के जो वर्टिसेज हैं, शीर्ष हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको दे दिए जाएं ए बी और सी, तो उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला याद रखें। हाफ, याद रहेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ ये कोई लाइन वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट्स के यानी वर्टिसेज के पोजीशन वेक्टर हैं। याद रखिएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, इसका मॉडुलस लेंगे आपको। मैं इसको प्रूव ही किया देता हूँ, बड़ा सिंपल है ये। तो प्रूव करने से क्या होता है कि आपको कई बार कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो इस बेस पे हो जाते हैं। देखिए, मैं ये जो ट्राइंगल एबीसी से साइड बीसी निकालूं, ये वेक्टर बीसी निकालना चाहता हूं मैं, और वेक्टर बीए भी निकालना चाहता हूं। मुझे वेक्टर बीसी निकालना है, यानी सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ये देखिए, वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ऐसे ही वेक्टर बी ए निकालना चाहता हूँ, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपको सिखाया था मैंने, अभी सिखाया मैंने आपको, ये देखिएगा, जस्ट अभी सिखाया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए क्रॉस बी थी ना, तो ए की जगह तो ये बीसी वेक्टर है, बी की जगह ये बी ए वेक्टर है, तो हाफ बीसी क्रॉस बी ए, हाफ। अब बीसी है सी माइनस बी, बी ए है ए माइनस बी, बीच में क्रॉस है, तो पहले कहें सी क्रॉस ए माइनस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी, सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी आप जानते हैं 0 होता है। अब यहां देखिएगा, सी क्रॉस ए, ये माइनस सी क्रॉस बी थे ना, उसको प्लस करके मैंने बी क्रॉस सी कर दिया। याद है आपको, माइनस बी क्रॉस सी कहूँ या प्लस, अगर मैं ए क्रॉस बी कहता हूँ ना, उसको मैं माइनस बी क्रॉस ए कह सकता हूँ, या माइनस बी क्रॉस ए को मैं ए क्रॉस बी कह सकता हूँ। ये माइनस सी क्रॉस बी था, इसको मैंने प्लस बी क्रॉस सी कर दिया, और ये माइनस का बी क्रॉस ए है, तो प्लस करके मैं इसको ए क्रॉस बी कर देता हूँ। 0 वेक्टर, 0 वेक्टर जोड़ेंगे तो वही आएगा वापस, 0 हट जाएगा। अब यहाँ तो जोड़ है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, जोड़ में आगे पीछे कहीं लिख दो आप, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मॉडुलस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस, ये तो हो गया। इस पे सवाल बन सकते हैं।
अब इस वीडियो का आखिरी पेज में बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, ये पॉइंट नंबर 7 जो है, ये पॉइंट नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। कई बार आपको 3 पॉइंट दे देते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, उनके पोजीशन वेक्टर आपको पता होते हैं। आपसे कहा जाता है प्रूव दैट ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एक ही रेखा में, यानी कि सरेखीय है। और भाई अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन में आ जाए तो कभी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बनेगा त्रिभुज, ना होगा उसका क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 हो जाएगा। तो देखिएगा, when A, B and C are collinear, there will be no any triangle. So area of triangle ABC is equal to 0. इसको half A cross B plus B cross C plus C cross A का मॉडुलस बराबर 0. So A cross B plus B cross C plus C cross A का मॉडुलस बराबर 0. ये मॉडुलस इसलिए मैंने वेक्टर लगाया, लेकिन अगर वो मॉडुलस नहीं लगाता हूँ, A cross B plus B cross C plus C cross A करता हूँ, फिर 0 वेक्टर लगाना पड़ेगा। इस तरह से आपको मैंने ये सारी बातें समझाई है। मैंने कुल मिला के आपको 7 बिंदु अलग अलग समझाए और कुछ बिंदु में अलग अलग एक किस्म से बताई मैंने। ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आने वाले वीडियोस में, मेरे ख्याल से 2 वीडियो बनेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पर, उसके बाद बोलूंगा ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको वो सब कुछ समझ में आएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।